चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर देना। मेरा नाम कविता है। मैं मुंबई जेल की एक महिला जेलर हूँ। आखिर वहाँ रोज रात को मुजरिम औरतों को अंधेरे में देसी घी क्यों दिया जाता है? यह एक परेशान करने वाली बात है। इस राज को जानकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुंबई का एक जेल खौफनाक भयानक का यह एक रात की डरावनी रात थी जब हमारे घर में अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। सब घरवाले शहर से बाहर शादी में गए हुए थे। मैं इस वजह से क्योंकि मेरे एनुअल के एग्जाम चल रहे थे। माँ ने नौकरानी को कह दिया था कि मेरे साथ यहाँ 2-3 दिन रह ले, मगर अचानक शाम को ही नौकरानी के बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी, तो वह उसे बेचारी को जाना पड़ा। मैंने दरवाजे और खिड़कियाँ अच्छी तरह से बंद कर लिए थे और आराम से सो गई थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। 10 बजे मेरी नींद खुल गई। मैंने सोचा इतनी रात को कौन आएगा। मैं पहले तो डर गई थी और रात के इस वक्त कौन आया है। बाहर से किसी की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है, मैं जख्मी हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। दिनों में शहर के हालात बहुत ख़राब होते हैं। सोच में पड़ गई थी, दरवाज़ा खोलूँ या ना खोलूँ। इस बार फिर से एक औरत ने आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए वरना ये लोग मेरी जान ले लेंगे। मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ, क्या पता किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो। और मैंने दरवाज़ा खोला तो एक औरत बाहर खड़ी हुई थी और वह मुझे देखकर जल्दी से अंदर आ गई और दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने ध्यान से उसको देखा तो वह लगभग 30 साल की एक खूबसूरत जवान सी लड़की थी। उसे वक्त उजड़े हुए हालत में उस बेचारी को बहुत परेशान लग रही थी। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसकी गंभीरता उसकी खूबसूरती को छुपा रही थी। माथे पर खून लगा हुआ था। वह बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। अभी मैं उसको देख रही थी कि अचानक से पुलिस के सायरन बजने लगे। मैं चौंकर उसको देखा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया है। वह कहने लगी, मुझे कहीं छुपा दो, पुलिस मेरे पीछे है, प्लीज़ मदद करो। मैं सच सोच में पड़ गई। मुझे बहुत ही पछतावा हुआ कि मुझे इसको अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए थी और ना ही इसकी मदद करनी चाहिए थी। अगर पुलिस ने छापा मार लिया तो मैं इसके साथ जेल जाऊंगी। सायरन की आवाज़ धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। मेरे दिमाग में बिल्कुल करना बंद कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। वह खुद ही मेरे घर के अंदर भाग कर चली आई। मुझे होश आया तो मैं उसके पीछे भाग रही और कहने लगी, अभी थोड़ी देर में पुलिस घरों की तलाशी लेनी शुरू कर देगी। मुझे कहीं झुकने के लिए जगह दे दो जहां पर मैं छुप सकूं। मैं डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? वह कहने लगी, तुम्हें भगवान का वास्ता अभी मुझे छुपा दो कहीं, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने के इरादे से नहीं आई हूँ और ना ही पहुँचाऊंगी, मेरा भरोसा करो। इस वक्त बाहर से स्पीकर के जरिए ऐलान हुआ, एक खतरनाक महिला को कैदी को जेल से फरार हो गई है। अगर किसी ने उसे तनहा दी तो खुदा से उसे बाहर निकाल कर अभी थोड़ी देर में पुलिस तलाशी लेना शुरू कर देगी। वह कहने लगी, देखो मुझे जल्दी से छुपाओ वरना तुम मुझ साथ मुसीबत में फंस जाओगी। उसकी बात सुनकर जल्दी से छत पर उसको पानी वाली टंकी के पास ले गई। मैंने कहा, जहाँ भी छुपी होगी वहाँ पुलिस तुम्हें ढूंढ ही लेगी, इसीलिए जान बचाने का एक ही हाल है, तुम इस पानी की टंकी के अंदर कूद जाओ। पानी ठंडा हो रहा था लेकिन मेरी राय पर उस औरत ने मुझे यूं देखा जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया। इतने ठंडे पानी में उसे कूदने की राय दे रही थी। मुझे लगा जैसे वह मुझसे कहेगी, इतने ठंडे पानी में कूदने से बेहतर है मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूं। मगर अगले पल वह ढक्कन उठाकर टंकी में कूद पड़ी और मैं टंकी का ढक्कन बंद करके नीचे चली गई। 2 मिनट बाद ही मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने 2 महिला पुलिस और सारे पुलिस वाले कुछ आदमी खड़े थे जो दरवाजा खोलते ही अंदर घुसते चले आए। वह मेरे घर की तलाशी लेने लगे और महिला पुलिस अधिकारी मुझसे सवाल पूछने लगी, तुमने किसी को देखा तो नहीं या किसी को अपने घर में जगह तो नहीं दी है? मैंने कहा, अभी तो सो कर उठी हूँ, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। आप किसकी तलाश कर रहे हो? पुलिस वाले नीचे की तलाशी करने के बाद ऊपर छत पर चले गए। अब तो मेरी जान पर बन आई थी। मेरी सांस अटकने लगी थी कि कहीं इसको पता ना चल जाए और
वहाँ कहीं इतना मुझे यकीन हो गया था कि ध्यान अपनी वाली टंकी की तरफ नहीं जाएगा। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था और सही ही साबित हुआ। वह खाली हाथ नीचे चले आए। पहले वाला कहने लगा, मैडम जी वहाँ तो इस घर में नहीं है। मेरा ख़्याल है कि वह इस इलाके से निकल गई है। बातें करते वक्त सब घर से बाहर निकल गए तो मैंने सुकून की और चैन की सांस ली। उनकी आपस में बातों से पता चला कि वह मुंबई जेल की नट और वहां नहीं जाती तो शायद उसको मरा हुआ पाती। उसे नीचे लेकर आई, उसे हीटर के पास बैठा दिया। उसको मैंने अपने कपड़े दिए और उसको थोड़ा होश आया। मैंने उसे कपड़े बदलने के लिए कहा। रजाई में लेट कर वह हीटर के पास बैठ गई। मैंने सोचा कि अब उसकी मदद कर रही हूँ तो बेचारी के लिए कुछ खाने पीने को ले आती हूँ। मैं उसके लिए चाय बनाई और खाना गर्म करके उसके पास लाई। न जाने क्यों उसके चेहरे को देखकर नहीं लग रहा था कि वह एक मुजरिम औरत है। थोड़ी देर तक उसकी हालत में कुछ सुधार आ चुका था। अब मैं उससे बातें करनी शुरू कर दी थी और कहा, आपको देखकर लगता तो नहीं है कि आप एक मुजरिम हो, लेकिन पुलिस आपके पास पीछे पड़ी है और यह कह रही है कि मुंबई जेल से एक मुजरिम औरत फरार हुई है। तो क्या वाकई मुजरिम औरत हो? मेरा सवाल सुनकर वह गहरी सांस भरी और कहने लगी, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक है। मैं मुंबई जेल की कैदी नहीं बल्कि वहाँ की एक जेलर हूँ। मैंने क्या कहा सुनकर वह मुंबई जेल की जेलर है? मेरे तो होश ही उड़ गए थे। एक जेलर के पीछे पुलिस क्यों? लेकिन मैंने पूछा, जेलर हो, मुजरिम की तरह क्यों भाग रही हो? मैं कहने लगी, बड़ी लंबी कहानी है, यह सुनकर क्या करोगी? मैंने कहा, देखिए मैंने अपने घर में आपको जगह दी है, आपकी मदद की है, आपको अपनी कहानी मुझे सुनानी होगी क्योंकि यह सब मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ। मैं भी एक मुंबई जेल में जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है। मुझे अपनी कहानी सुनाकर मालूम हो जाएगा वहाँ के क्या हालात हैं। वह कहने लगी, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही जानने का शौक है तो फिर सुनो। मेरा नाम गौरी है और मैं एक बहुत अच्छे इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। हम दो बहनें दो भाई हैं। मेरे पिताजी मुंबई थाने में हवलदार थे। मेरे पिताजी ने बचपन से ही हमें सच्चाई और ईमानदारी का सबक पढ़ाया था। यह समझाया था कि अपने काम में हमेशा वफादार रहना चाहिए, कितना ही मालूम क्यों ना हो, लेकिन रुतबा चाहे छोटा मिले या बड़ा, बाद में ईमान का सौदा कभी मत करना। मेरे पिताजी एक सच्चे ईमानदार हवलदार थे। अपनी सारी जिंदगी नौकरी के दौरान ही निकाल दी। उन्होंने कभी भी 1 रुपए की रिश्वत लेना गवारा नहीं समझा। पिताजी के साथ दोस्तों ने घर पक्के कर लिए और अच्छी जिंदगी गुजारने लगे थे। मगर हमारा गुजारा ऐसा ही चलता रहा। मैं पिताजी को बहुत बड़ी लाडली बेटी थी, इसीलिए घर के हालातों से तंग आकर मैं उनसे कहती, पिताजी अपने साथ के लोगों को देख लो, किस कदर उन्होंने तरक्की कर ली, हमसे कुछ सीख लीजिए। उन लोगों के घरों में हर तरह के ऐशो आराम है। घर में रोजाना अच्छे पकवान बनते हैं। हमारे यहाँ वही रूखी रोटी बनती है। लोग दीपावली पर अच्छे पकवान नहीं बना पाते हैं। हमें तो कुछ अच्छा देखने को भी नहीं मिलता और खाना तो दूर की बात है। उनके बच्चे कितने अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और हम लोग तो सरकारी स्कूल में जाते हैं। बाद में हमें नौकरी भी वैसे ही मिलेगी क्योंकि छोटे से पिताजी के हंसकर कहते, बिटिया रानी तू फिक्र ना कर, तेरे भाग्य में बहुत अच्छी और ऊंची नौकरी है। मैं मजाक मजाक में कहती, क्यों पिताजी, मैं क्या मुंबई जेल की जेलर बनूंगी? पिताजी कहते हैं, इसमें इतनी हैरानी वाली बात क्या है? तू अच्छे नंबरों से परीक्षा में पास हो कर लेगी तो यह भी हो जाएगी। मैं हंसकर कहती, पिताजी आप किसी जमाने में रहे होंगे, मेरी सिफारिश होगी तभी मैं किसी की नौकरी पर लगूंगी, वरना पैसे देकर नौकरी करने वाले हमारे हालात नहीं थे। पिताजी ने गुस्से से कहा, ना रिश्वत और ना रिश्वत देना। कभी जिंदगी में हमारे इन दो चीजों की तरफ कभी मत झुकना और सोचना भी मत। मेरे पिताजी का वही हाल था। वह ईमानदार, मौका फर्ज पर अपनी जान दे सकते थे। मेरी बहन स्कूल में पढ़ने लग गई थी। मेरा बड़ा भाई पिताजी के रिटायर होने के बाद उसकी जगह लग गया था। मैंने अपना एक मकसद बना लिया, मुझे मुंबई जेल की जेलर बनना है और इसके लिए मैंने जी जान से टेस्ट देने की तैयारी शुरू कर ली। मेरी उम्मीद थी, मेरी नीयत अच्छी है तो मुझे विनती सुनी जाएगी। जब मुंबई ट्रेल में सिलेक्ट हो जाऊंगी, वहाँ मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। वह सारे ख्वाब पूरे हो गए थे। मैं बहुत खुश थी, जैसे मुझे जिंदगी की सबसे हसीन खुशी मिल गई हो। मेरा सपना सच हो गया था। पिताजी ने इस मौके पर यह कहा, जेल में अगर
तरह की परेशानियां तुम्हारे सामने आएंगी। ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को अंजाम देना। मैं अपनी ड्यूटी संभाल ली। पुलिस की एक बड़ी जेल थी और औरतों का भी एक बड़ी तादाद में थी। वहाँ सुख दिन थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे मेरे पास एक पावर थी। मैं फख्र से सीना चौड़ा हो जाता था। गौरी यहाँ तक की कहानी सुनकर चुप हो गई। मुझे उसका चुप यूं रहना, रुक जाना बेचैन कर दिया था। यूं कहानी ने हो गई थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि सब मेरे सामने चल रहा था। बेचैन होकर कहा, गौरी फिर आगे क्या हुआ बताइए ना। वह सांस लेकर दोबारा शुरू हो गई। मुझे तसल्ली हुई। वहाँ औरतों के जुर्म उनके मुताबिक कैदी के मुताबिक दिए जाते थे। रोज सवेरे 6 बजे जेल के दरवाजे खोल दिए जाते थे। उसके बाद काम शुरू कर दिया जाता था। कुछ औरतें चक्की पीसती, कुछ औरतें सिलाई करती। जो नौजवान लड़कियां थीं उनको पढ़ाया लिखाया जाता था ताकि वहां से निकलने के बाद कुछ बनकर निकले। शाम को सूरज डूबता जब और रात होने का आता, खाना दिया जाता शुरू हो जाता था। दोनों दिनों में अंदाजा नहीं हुआ कि किस किस के ग्रुप बने हुए हैं, मगर धीरे धीरे मुझे पता लग गया कि सारी औरतें किसके साथ और क्यों दोस्ती कर रखी है। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, एक जेल में उससे कहीं बढ़कर खौफनाक होती हैं औरतें जो बहुत खतरनाक जुर्म के नतीजे में पकड़ी गई थी। उनको अलग अलग सेल में रखा जाता है। मुझे नाम अपना करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती थी, जैसा इन लोगों को पहले ही काम करने की आदत नहीं थी। मगर रोजाना पिताजी से ईमानदारी का पाठ पढ़कर आई थी, इसीलिए न सिर्फ खुद ही काम करती बल्कि अपने साथ लोगों को खूब दौड़ाती थी। नरम दिली वजह से औरतों को मैं बहुत मशहूर हो गई थी, लेकिन कि जिसकी वजह से सभी औरतें मुझे बहुत पसंद करने लगी थी। मुझे बहुत खुश रहती थी और औरतें बताती मुझे, जो पहले जेलर काम धाम कुछ नहीं करती थी, बस झगड़ती रहती थी वगैरह बिता वजह के सबको पीटती थी। मैंने सभी पुलिस कर्मचारियों को यह कह दिया, कोई औरतों पर हाथ नहीं उठाएगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन मैं एक राउंड करती थी, रोते हुए मुझे बताया लेडीज कांस्टेबल ने आज मुझे बगैर किसी गलती के थप्पड़ मारा। मुझे सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैं अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाने के लिए उसे सिखा दिया था। मैंने एक हफ्ते के लिए छुट्टी करवा दिया था। मेरी वजह से जेल का माहौल अच्छा हो गया था और तो अलग अलग तरीके से रोजगार सीखने शुरू कर दिए थे। मेरी ड्यूटी वहाँ के लोग बहुत खुश थे। मुझे पहले ही साल में अच्छे काम की वजह से मेडल सम्मानित किया गया। वहाँ काम को खूब सराहा गया, खूब सारी तारीफें हुई। इसी दौरान मेरे लिए एक अफसर मनीष का रिश्ता आया, जैसे मेरे घर वालों ने मेरे लिए चुना और मेरी शादी हो गई। मेरे पति बिल्कुल वैसे ही ख्यालात के थे जैसे मेरे पिताजी थे, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी में बहुत खुशी से जी थी और घर में बहुत अच्छे से चल रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर कहते हैं ना, आजमाइश इंसान पर इस वक्त आती है जब वह ज्यादा सुख की जिंदगी में खो जाए। मेरी किस्मत भी अच्छी सुकून में नहीं थी। उन्हीं दिनों जेल के बाहर से देसी घी के भरे हुए डिब्बे अंदर आने लगे थे। शुरू शुरू में मैं इतना ध्यान नहीं दिया कि रिश्तेदार तो देसी घी भेजते रहते हैं, लेकिन इसी तरह रोजाना देसी घी के डिब्बे लगातार जेल में आने लगे तो मैं चौंक गई। मुझे यह बात हजम नहीं हुई कि यहाँ क्या हो रहा है। मेरा दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा था, कुछ गड़बड़ जरूर है। मैंने सोचा मुझे मालूम करना होगा, रोज रोज देसी घी के डब्बे किसके पास जाते हैं, कौन मंगवाता है। और अच्छा, एक जेलर वह होता है जिसने सारे कैदियों से ही अपने जासूस बना लिए हों ताकि उसको पाल पोस की खबर मिलती रहे। मैं इस औरत को अपने लिए जासूस के लिए मैंने लेडीज कांस्टेबल को एक हफ्ते के लिए सरेंडर कर दिया था। मेरे इस अंदाज से वह मेरी वफादार हो गई थी और कहने लगी, मुझे खबरें देती रहती थी, मुझे जेल के अंदर क्या हो रहा था सब बताती थी। इसीलिए एक दिन मैंने सारे देसी घी के डब्बे खुलवाए और अच्छी तरह से चेक किए तो उनमें देसी घी ही निकला था। मैंने उस औरत को बुलवाया जो मुझे सारी खबर देती थी। मैंने उससे कहा, मुझे अंदर से मालूम करके बताओ, देसी घी के डब्बे आखिर क्यों आते हैं, किसके लिए आते हैं, वह कौन इस्तेमाल करता है। क्योंकि मुझे 2 दिनों के अंदर सारी रिपोर्ट बनाकर मेरी ड्यूटी दिन के वक्त की होती थी और रात के वक्त एक जेलर की ड्यूटी पर आ जाती थी। दिन के वक्त तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि मेरे सामने कुछ ऐसा वैसा हो जाए, मगर रात के वक्त यहाँ क्या होता था इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती थी। इसीलिए जासूस को काम पर लगा दिया था। मैंने बीच में टोकते हुए पूछा, गौरी, आपको देसी घी के डब्बों की क्या वजह पर शक हुआ था। मेरे सवाल पर जेलर गौरी ने कहा, हाँ, रोज कई डिब्बे जैसे घी
के जेल के अंदर आते थे और मेरी नज़रों से नॉर्मल बात थी। मेरा अंदाजा बार बार यही कह रहा था, कुछ हो रहा है, मेरी नज़रों से ओझल है। मेरी जासूस ने मुझे सनसनी के शब्दों में आकर जो खबर सुनाई वह सुनकर मैं दंग रह गई। उसने कहा, देसी घी रोज रात को अंधेरे कमरे में कुछ खास औरतों के लिए दिया जाता है। रात की ड्यूटी वाली जेलर सारा स्टाफ इस बात को जानता है और आपके कार्यालय के 2-4 लोग भी शामिल हैं। उसने मुझे उलझन में डाल दिया। अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों औरतों को दिया जाता है, इसका क्या मतलब है? मैंने अपनी जासूसी से कहा, मुझे उन औरतों के नाम बता जो अंधेरे कमरे में जाकर देसी घी खाती हैं। जासूस ने जिनके नाम बताए उन औरतों को देखकर मैं चौंक गई। वह औरतें पहले तो इतनी सेहतमंद नहीं थी, पतली दुबली सी थी, मगर अब देखो तो काफी सेहतमंद लग रही थी। जासूस ने मेरे कान में चुपके से कहा, मैडम जी, ये सारा सामान देसी घी का है। यह इतनी सीधी बात नहीं थी कि मैं नजरअंदाज कर देती। मुझे ऐसा हुआ कि मुझे जानना चाहिए। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी ड्यूटी रात की शिफ्ट में करवाने का फैसला लिया। मैंने देखा कि मेरी आखिरी शिफ्ट की खबर बहुत सारे लोगों के दिल पर बिजली बनकर टूट गई थी। मैं दिन के समय घर से अपनी नींद पूरी कर ली ताकि वहां रात को जाकर सुकून के 9 बजे ही मैंने देखा लेडीज कांस्टेबल चोरी चोरी कहीं जा रही। मैंने सोचा कि इसके पीछे जाकर देखती हूँ, तो मैं धीरे धीरे उसका पीछा करने लगी। वह कहाँ जाती है मैंने देखा तो मुझे चौकन्ना कर दिया, क्योंकि अंधेरे कमरे में कैदी मुजरिम औरतों को देसी घी दे रही थी। पहले चौंका देने वाली बात तो यह थी, रात के इस वक्त देसी घी खाने की क्या जरूरत थी। यह बात जेल की आखिरी वाले अंधेरे कमरे में क्या तुक बनती है। मैं 2-3 दिन यह रूटीन देखा, लेकिन इसके अलावा और कोई अस्त व्यस्त मैं गिरफ्त में ना आ सका। मैं कुछ भी पूछ कर इनको शक का मौका ना दे सकती, इसीलिए मैं चुपचाप सब कुछ देख रही थी। कभी तो मौका आएगा, कोई सबूत मिलेंगे। आखिर एक दिन मिल ही गया। उस दिन रात के 11 बजे थे। मैंने अपना सर मेज पर टिकाया और जानबूझकर आंखें बंद कर ली ताकि कोई देखे तो समझे मैं सो रही हूँ। थोड़ी देर बाद ही मेरी आंख खुली। मेरे ऑफिस में कोई आया था। आहट से मैंने पहचान लिया कि यह लेडीज कांस्टेबल है। मुझे ये सोता देखकर बाहर चली गई। वह किसी से कहने लगी, जो नींद की दवा मैडम को दी है उसने असर दिखाना शुरू कर दिया है। मैडम सो रही है, बस कुछ ही घंटी बाकी हैं, इसीलिए औरतों से जाकर कहो जल्दी जल्दी अपना काम करें। कुछ ही देर में वे दोनों वहां से चली गई। मैंने हैरत से सोचा, आखिर ये सब क्या हो रहा है जेल में, जिसकी मुझे खबर नहीं थी। मेरे नाक नीचे कुछ हो रहा है। इसकी बातों से अंदाजा हुआ कि जो भी कुछ हो रहा है इस अंधेरे कमरे में हो रहा है। तभी मैं उठने की कोशिश करने लगी ताकि देखा जा सकूं क्या हो रहा है। वहां उठते ही मेरा सर चकरा गया, आने लगा। मुझे चक्कर आ रहे थे। लगता था मेरी चाय में जो नींद की गोलियां मिलाई थी उनने असर करना शुरू कर दिया था। मैं वहां पर सो गई। सुबह तक मुझे कुछ खबर नहीं हुई मैं कहाँ हूँ। सुबह उठी तो सर भारी हो रहा था, इसलिए मैं घर चली गई। घर जाने से पहले इन औरतों की सेल की तरफ आई ताकि कोई बात के बारे में पता कर सकूं। सब ठीक ठाक चलने लगा। मैं वापस घर आ गई। सोचती रही कांस्टेबल के साथ दूसरा शख्स कौन था जिससे वह बात कर रही थी। इसके बाद मैं रात को दोबारा ड्यूटी पर जाने का फैसला लिया कि मुझे क्या करना है। कल मुझे किस तरह चाय पेश की जाएगी, मगर आज मैंने वह चाय नहीं पी। पास के ही वॉशिंग बेसिन में बहा दी और खाली कप आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर बाद कप लेने आई तो मुझे सोता हुआ देखकर तसल्ली अंदाज से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी बाहर आई। 11 बज रहे थे। जेल में हर तरफ की लाइटें बंद थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं चुपचाप उस तरफ बढ़ गई जहाँ पर अंधेरे कमरे में औरतें रहती थी। रोज रात को देसी घी खाती थी, लेकिन आज कमरे में अंधेरा नहीं था। किसी के मोबाइल की टॉर्च ऑन थी। मैं एकदम उन सब पर चिल्लाई। मैंने चेक करके कहा, ये सब क्या हो रहा है? मेरे सामने जो था आंखों देखकर यकीन नहीं हो रहा था। मेरा स्टाफ भी उसमें शामिल था। औरतें सुरंग खोद रही थी और खासी लंबी सुरंग खोदी हुई थी। जाने कितने हफ्तों महीनों से यह काम किया जा रहा था। औरतें कत्ल के जुर्म में जेल लाई गई थी और अदालत की तरफ से उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वह दोनों यहाँ से फरार होने के लिए सुरंग खोज रही थी। इस काम में मेरा पूरा कार्यालय शामिल था। इस कांस्टेबल का यूं मुझे सामने देखकर सांस रुक जाना, जिसकी टॉर्च ऑन करके वजह से सर पर खड़ी थी। सुरंग खोदती थी लेकिन देसी घी खाती थी। क्योंकि सुरंग खोदना आसान काम नहीं होता था, इसलिए बहुत ताकत होनी चाहिए। वह देसी घी खाकर रोजाना 3-4 घंटे सुरंग खोदने में लगा देती थी। देसी घी वहाँ खड़े मैंने कुछ समझ चुकी थी और सारी कहानी मेरी आंखों के सामने थी। मैं सब कुछ समझ गई थी। मैंने लेडीज कांस्टेबल से पूछा, और कौन है तुम्हारे साथ मिला हुआ? मैं कल से तुम्हें किसी बात करते हुए सुना था, वह कौन था? वह बहुत घबरा गई।
मेरे बारे में पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया तो मैंने कहा ठीक है, मैं हाई कमिश्नर से बात करती हूँ। जब तुम्हें नौकरी से निकलवाया जाएगा तब। मेरी बात सुनकर वह बहुत ज़्यादा डर गई। कहने लगी प्लीज़ किसी को फ़ोन मत कीजिए। अभी मैंने फ़ोन उठाया ही था, मेरे सर पर किसी ने बहुत ज़ोर से वार किया और मैं बेहोश होकर वहाँ गिर गई। मैं आई तो मैंने खुद को देखा। मैं एक कमरे में कैद थी, जानकारी देने वाली थी। किसी ने मेरे सर पर वार कर दिया था। लेडीज कांस्टेबल के अलावा वहाँ कोई नहीं था। हो सकता है किसी ने अपना राज खुल जाने के डर से मेरे सर पर वार किया था। मैं बेहोश हो गई। अकेली नहीं थी जो उसके साथ देने की कोशिश कर रही थी, वह उस वक्त साथ मौजूद थी, लेकिन वह साथी को देखकर मेरे सर पर कयामत टूट थी। मुझे यकीन नहीं आया वह नाइट शिफ्ट वाली जेलर थी। मुझे तो लगता था जैसे वह एक लापरवाह लड़की है, मगर वह इतनी घटिया निकलेगी कि कानून की वर्दी पहनकर गैर कानूनी काम को अंजाम देगी। फिर इन दोनों औरतों ने मिलकर कैद कर लिया और दोनों मिली हुई थी। उन्होंने दोनों की मदद से कैदी की सुरंग खोद रही थी। इस मदद के बदले वह कांस्टेबल को बहुत सारे पैसे दिए गए थे। पैसे की लालच में आकर ऐसा गैरकानूनी काम को अंजाम दिया जाता था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि यह मामला और भी ज्यादा गंभीर हो चुका है। जो देसी घी जेल के अंदर चेक होकर आता था, उस देसी घी में खास रेस्टोरेंट शामिल किया जाता था। जिसके रोजाना इस्तेमाल से उस इंसान को उसकी आदत हो जाती है। देसी घी चोरी चोरी अंदर ही बेचा जाता था। यह कोई मामूली देसी घी नहीं था। यह सारा काम रात के वक्त इस जेल की मौजूदगी में होता था, चोरी चोरी होता था, जिससे जेलर सारी बातें मुझे खुद अपने मुंह से बताई। अपने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए, लेकिन मैं नहीं जानती थी इसके बाद मुझे जिसने कैद किया है वह मैंने पहले ही एक कैमरा लगाया हुआ था जो सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे जब भी किसी का जुर्म कबूल करवाना होता था तो मैं उसी कमरे में जाती थी और उसका बयान रिकॉर्ड कर लेती थी, जो बाद में सबूत के तौर पर आता था। उसने मेरी तरफ से कोर्ट को ऑफिशियल तौर पर छुट्टी का खत पोस्ट कर दिया था ताकि मेरा गायब होना पूरी तरह से किसी को लटकाए नहीं। इसके बाद उसने गौरी मेरी पहचान के अनुसार एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में भेज दी, जिस पर मुझे संगीन आरोप लगाए गए थे। इसका इरादा मुझे रास्ते से हटाने का था। आज शाम को ही वह मेरे लिए खाना लेकर कमरे में आई तो मैं उस पर काबू पाकर वहां से फरार हो गई और तब से वह मेरे पीछे लगी है ताकि मुझे पकड़ सके। यह मेरी सारी कहानी सुनने के लिए तुम कितनी बेचैन थी? मैंने सारी कहानी सुनाकर हिचकी लेते हुए कहा। गौरी से पूछा, लेकिन अब अपनी बेगुनाही कैसे साबित करोगी? जेल में गौरी कहने लगी, बस मुझे किसी भी तरह से खुफिया कैमरे पर कब्जे में करना है। सारी बातचीत उसी में रिकॉर्ड है, मगर यही सोच रही हूँ अब मेरा वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर लेती तब तक मैं कहीं नहीं जा सकती। किसी भी तरह से मुझे उस ऊपर के हासिल करना होगा। मैंने कहा, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। गौरी ने मुझे हैरान होकर देखने लगी। मैंने जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है। मेरा ख्याल है कि आपको नौकरी से भी निकाल दिया गया होगा, तभी तो दूसरी जेलर के लिए अखबार में विज्ञापन दिया गया था। मैंने अप्लाई कर रखा है और अब टेस्ट के लिए देने जाना है। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं आपको बेगुनाह खुद ही साबित कर दूंगी। मैं जेलर गौरी से कहा, मेरे सब घर वाले ऋषि के शादी में गए हुए हैं। आप जब तक चाहें मेरे घर रह सकती हैं। मगर अगले ही दिन उन्होंने अपने पति को फोन करा और उनके साथ चली गई। मुझे ये सारी कहानी जानकर इस बेचारी के लिए बहुत दुख हुआ। गौरी एक ईमानदार जेलर थी। मैंने अगले दिन पेपर दिए, मेरी विनती करने लगी मैं जेलर के तौर पर अपॉइंटमेंट हो जाऊं। मेरा मकसद गौरी को बेगुनाह साबित करना था। इस बात में जरूरी था मैं मुंबई जेल में शिफ्ट हो जाऊं। मैं जेल की हैसियत से मुमकिन था जो शायद मैं कर सकती थी। मेरी प्रार्थना रंग लाई, मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। इंटरव्यू की सारी तैयारी मुझे गौरी ने ही करवाई थी, जिसकी वजह से मैं कामयाब हुई थी। मैंने वहां जाते ही पहले दिन ही देख लिया था वह कौन सी औरतें थीं जो सुरंग खोद रही थीं और देसी घी हजम करती थीं।
इन औरतों को देखकर अंदाजा हुआ कि इनका काम अभी तक जारी है। मैं चुपचाप करके बड़े अधिकारियों को लेटर लिखकर यह बता दिया कि जेल में सुरंग खोदी जा रही है। इसकी जिम्मेदारी रात की ड्यूटी करने वाली जेलर और कांस्टेबल है। इसके साथ ही मैंने वहाँ कैमरा भी सबूत के तौर पर साथ में भिजवा दिया था, जो मुझे ठीक उसी जगह पर मिला था जिसका मुझे गौरी ने बताया था। ठीक रात 11 बजे जेल के सेल में छापा पड़ गया जहां सुरंग खोदी जा रही थी और उन औरतों को सुरंग खोदते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। लेडीज कांस्टेबल की नाइट ड्यूटी वाली जेलर को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई। अब यह मैंने अपनी ड्यूटी के दूसरे दिन ही किया था, क्योंकि मेरा इरादा यही था सच सबके सामने आए, जेलर गौरी की सच्चाई सबके सामने आए, जेलर गौरी की बेवफाई साबित हो जाए और उसे पोस्ट पर दोबारा दे दी गई। मुंबई की नाइट ड्यूटी और जेल की पोस्ट गौरी को दे दी गई। दिन की ड्यूटी मेरी दे दी गई और गौरी ने मेरा बहुत शुक्र अदा किया था। मुझसे कहा, तुम्हें बहुत एहसान है कि तुमने मेरी मदद की है। और अब मेरी जेलर गौरी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हम दोनों ने पहले से अच्छी तरह मिलकर जेल का माहौल बहुत अच्छा कर दिया था। सब कुछ पहले जैसा अच्छा होने लगा था। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, जिस पर हर आने वाली कहानी आपके पास आए। धन्यवाद, बाय बाय। मिलते हैं आपसे एक अगली नई कहानी में।